Jai Hind students, my name is Dipesh Bhatt and I welcome you to Indore Defense Academy Sprint Series. आई होप आप पुराने वीडियोस देख रहे होंगे और उनसे कुछ सीख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Which of the following is an organic rock? Which of the following is an organic rock? Marble, coal, granite and slate. इसमें से ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंटेंट किसमें है? यह है कोल में। कोल चार तरीके के होते हैं मेनली, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ये इनके रिलेटिव कार्बन कंटेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। जो एंथ्रासाइट है इसमें मैक्सिमम कार्बन कंटेंट होगा, पीट में सबसे मिनिमम कार्बन कंटेंट होगा। इंडिया में मैक्सिमम बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल मिलता है, ठीक है। इंडिया में अराउंड 98% ऑफ कोल इज फाउंड इन गोंडवाना रॉक सिस्टम, ठीक है। टर्शरी टाइप ऑफ कोल को बोलते हैं लिग्नाइट, और टर्शरी टाइप ऑफ कोल मेनली तमिलनाडु में मिलता है, मेनली तमिलनाडु में। और कौन से टाइप ऑफ रॉक सिस्टम में मिलते हैं ये लोग कोल? गोंडवाना रॉक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नॉर्मल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट sequential development of features made by fluvial action? waterfall, meander, bars, river terrace, oxbow lake। ये एक रिवर के फ्लो की वजह से कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसका क्वेश्चन है, ठीक है। अगर लैंडफॉर्म्स बाय रनिंग वाटर हमने देखा है, अगर पढ़ा है, तो उसमें हम नॉर्मली देखते हैं कि एक पूरा एरिया है जिसमें इनिशियल स्टेज में ज़्यादा वर्टिकल इरोजन होता है, यहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, फिर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है और फिर उसके बाद ज़्यादा डिपोजिशन होता है। जो ये वाला तीन एरिया में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। इसको फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं इनिशियल स्टेज या फिर यंग स्टेज, ठीक है। यंग स्टेज में कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं? एक्चुअली ये लैंडफॉर्म्स कैसे कैसे बन रहे हैं इसका क्वेश्चन है कि कौन सा इनका सीक्वेंस है बनने का, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज, यंग स्टेज में जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो है वी शेप्ड वैली, देन कैनियंस, गॉर्जेस एंड वाटरफॉल्स, ठीक है। रैपिड्स, कैटरैक्ट, ये सब इनिशियल स्टेज में बनते हैं, ठीक है। कैनियंस, गॉर्जेस, देन वाटरफॉल, ठीक है। जो मैच्योर स्टेज है, जो सेकंड स्टेज है मैच्योर स्टेज, इसमें मेनली मीएंडरिंग ऑफ रिवर होती है, ठीक है। मीएंडरिंग मतलब इस तरीके से रिवर फ्लो करने लगती है। और जो थर्ड स्टेज है जहाँ डिपोजिशन होता है, यहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें इरोजन एंड डिपोजिशन बोथ है इस रीजन में। और जो थर्ड स्टेज है, जो ओल्ड स्टेज बोलते हैं, उसमें डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से ज़्यादा होता है, और डिपोजिशन की वजह से ये मेंडरिंग के बाद ऑक्सबो लेक बनती है, यहाँ पे ऑक्सबो लेक, ठीक है। या फिर डेल्टास, एस्चुरीज, ये सब बहुत ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। अगर इनको हम इनिशियल स्टेज से एंड स्टेज तक अगर इनको हम क्रम में लगाएं तो सबसे पहले क्या बनना चाहिए? वाटरफॉल बन सकता है, ठीक है, वाटरफॉल बन सकता है। फिर इसके बाद रिवर टेरेस बनते हैं, ठीक है। मीएंडरिंग भी इसके बाद ही होती है, रिवर टेरेस बनते हैं, लेकिन रिवर टेरेस पहले बनते हैं, फिर मीएंडरिंग होती है, मीएंडर बार्स, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट में ऑक्सबो लेक्स बनते हैं, ठीक है। जब मीएंडरिंग ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे लेक
को अबेंडन कर दिया जाता है और ये रिवर सीधी चली जाती है यहाँ पे डिपोजिशन होने की वजह से। ठीक है, तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटर्स और कार्लडेराज आर, क्रेटर्स, क्रेटर्स या फिर CRA, क्रेटर्स, क्रेटर, क्रेटर होता है और कार्लडेरा क्या होता है? रिफ्ट वैली होता है, हॉलो क्रिएटेड बाय रिमूवल, रिमूव्ड नहीं, रिमूवल, रिमूवल ऑफ वॉल्केनिक कोन्स एंड सिंक होल या फिर होल्स, इनमें से चारों में से क्या होता है? तो ये होता है हॉलो क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक कोन्स। वॉल्केनो है, ठीक है, इसका ये कौन है, इससे जो बहुत ज़्यादा वॉल्केनो, एक्सेस वॉल्केनो बाहर निकल जाता है तो टब शेप्ड क्रेटर्स बनते हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड कोन शेप्ड अगर ये क्या बोलते हैं आकृति है, ठीक है, इसको काल्डेरा बोलते हैं। ये दोनों जो जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं या लैंड फॉर्म्स हैं, ये दोनों वॉल्केनिक ओरिजिन के कोन्स का ख़त्म होने की वजह से बनते हैं। और अगर इनमें वाटर, अगर ये डोरमेंट वॉल्केनो है, काफ़ी टाइम से इरप्ट नहीं हुआ है और इनमें वाटर भर जाएगा तो लेक बन सकती है, क्रेटर लेक या फिर काल्डेरा लेक। ठीक है, लेक बुल्डाना इन महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र इज, सॉरी, लेक लोनार, लोनार लेक, ये बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में है जो कि महाराष्ट्र में है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसी का एग्जाम्पल है क्रेटर लेक का। ठीक है, और लेक टोबा, ये इंडिया के बाहर मलेशिया रीजन में है टोबा, ये लेक भी इसके लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो मतलब जो इरप्ट बहुत ज़्यादा रेगुलर होता है उसको एक्टिव वोल्केनो की श्रेणी में डाला जा सकता है। मैक्सिमम चारों ही वोल्केनो का एक्टिव हैं, लेकिन इसमें से मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है किलेउआ। ये फिजी आइलैंड, हवाई आइलैंड में, सॉरी, हवाई आइलैंड में, हवाई आइलैंड में जो कि USA का पार्ट है, पैसिफिक ओशन के अंदर है, हवाई आइलैंड में माउंट किलेउआ। ठीक है, ये हर 3 महीने में इरप्ट हो जाता है, हर 3 महीने में, और मोस्ट मोस्ट एक्टिव वोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। और लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, नॉट हाईएस्ट, लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो में आएगा मौना लाओ, मौना लाओ जो कि हवाई आइलैंड में ही है, हवाई, हवाई आइलैंड, ठीक है, जो कि USA का पार्ट है। अगर हाईएस्ट वोल्केनो की बात होगी, हाईएस्ट वोल्केनो, हाईएस्ट वोल्केनो में आएगा, हाईएस्ट वोल्केनो में आएगा ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ये पेरू चिली रीजन में साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट एक्टिव वोल्केनो की बात करेंगे जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, ऑफ द मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन एक सी का नाम है, आपको पता है, ठीक है, इटली के आसपास। और लाइट हाउस मतलब ये रेगुलर इरप्शन कर रहा है, इतना ज़्यादा इरप्ट कर रहा है कि एक लाइट हाउस की तरह काम करता है। लाइट हाउस मतलब जो एक जगह, जो सी में डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज़ होता है ना, तो लाइट हाउस की तरह काम कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं। व्हाट इज़ द इंसिडेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ लैंड मास एंड रॉक फॉल्स? मूवमेंट ऑफ लैंड मास एंड रॉक फॉल्स को क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड। हमारे इस स्प्रिंट सीरीज़ के जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने देखा है
कि ग्राउटिंग मेथड होता है लैंडस्लाइड को रोकने के लिए, ग्राउटिंग ग्राउटिंग मेथड है, ठीक है, लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। फिर दूसरा मेथड रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, ठीक है, स्टील बार्स को डाला जाता है, इस तरीके से भी लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रॉड लो एम्बार्कमेंट built up along the banks of a river channel during flood is called, ठीक है, लो एम्बार्कमेंट built up along the banks of the river channel during flood is called levee, ठीक है। फ्लड प्लेन्स, एक रिवर जा रही है, इसके साइड में ड्यू टू डिपोजिशन लेवी का फॉर्मेशन होता है, जो कि इस रिवर को इट कैन बी ऑफ आर्टिफिशियल नेचर और कैन बी नेचुरल नेचर का भी हो सकता है। ये एक तरीके की वॉल टाइप का कंस्ट्रक्ट हो जाती है लेवीज, जो इस रिवर के पाथ को डिसाइड करता है, ठीक है, इस रिवर को इस साइड मूव करने से इस साइड मूव करने से बचाता है, और ये डिपोजिशन की वजह से बनता है, ठीक है, फ्लड प्लेन्स में डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन सीटू इज नोन एज, यहाँ पे इन सीटू इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कीवर्ड है इन सीटू। रॉक का ब्रेक डाउन इन सीटू, इन सीटू मतलब ऑन द साइट, उसी लोकेशन पे ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेदरिंग, ठीक है। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ऑन साइट डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, ऑन साइट डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, ठीक है। अगर ये ऑन साइट ना हो के एक्सी टू हुआ, एक्सी टू मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन हुआ अगर इस मटेरियल का, तो उसको बोलेंगे इरोजन। यही इरोजन और वेदरिंग के बीच का मेजर डिफरेंस है जो कि क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑन साइट कैसे हो सकता है, या तो सन की रेज, सन के हाई टेम्परेचर की वजह से ऑन साइट पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, एक्सपेंशन की वजह से कोई रॉक मटेरियल का डिसइंटीग्रेशन टूटना हो सकता है, ठीक है। एक एक माउंटेन है, हाई सन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये जो पार्ट है इसके ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, लेकिन ये यहीं पे रहेंगे, ठीक है, यहीं पे रहेंगे। या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी की वजह से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से इसके ऊपर एक और रॉक है वो हट गया, तो हो सकता है ये डिसइंटीग्रेट कर जाए, है ना। बहुत सारे रीज़न से ये डिसइंटीग्रेट करेगा लेकिन ऑन साइट रहेगा। लेकिन यही मटेरियल, डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल, वेरियस एजेंट्स की वजह से, एजेंट्स इज द की वर्ड, एजेंट्स की वजह से अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे लोकेट हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो उसको इरोजन बोलते हैं, ठीक है। इरोजन में एक और चीज़ है एजेंट्स, एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, ठीक है, ग्लेशियर, और इनकी वजह से काफ़ी लैंड फॉर्म्स भी बनते हैं, ठीक है। मास वेस्टिंग, मास वेस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ इरोजन ओनली, बट इसमें जो मेजर फोर्स है वो ग्रेविटी है। जैसे एजेंट्स में क्या है, एजेंट्स में काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन इसमें ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये मास वेस्टिंग, ठीक है। ये एक डेन्यूडेशनल प्रोसेस है ये सारी तीनों। एल्प्स माउंटेन आर स्प्रेड ओवर, एल्प्स माउंटेन कहाँ कहाँ स्प्रेड है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, रोमानिया। काफ़ी डेप्थ का क्वेश्चन है, काफ़ी डिटेल्ड से अगर आपने मैप को एनालिसिस किया है तो ही आपको ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जनरली ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर अच्छे से इस फोल्ड माउंटेन को आपने स्टडी किया है यूरोप के मैप में, तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रिया में भी जाता है, इटली एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ठीक है, फोल्ड माउंटेन। माउंट ब्लैंक इज हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स, ठीक है, यूरोप में मेजर माउंटेन है।
Tertiary period had 5 epochs. Select the correct order in which these epochs appeared in the geological time scale from ancient to more recent times. टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा, वैसे इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका जनरली क्या होता है कि ईऑन्स ईऑन्स होते हैं। ईऑन्स के अंदर एरा, पीरियड, इपॉक, एजेस। तो सबसे बड़ी जो, ये मैंने एरो उल्टा बना लिया है, जो सबसे बड़ी जो टाइम की सबसे बड़ी जो क्वांटिटी है वो ईऑन्स है, ठीक है। एरो ऐसे जाएगा, सबसे बड़ा ईऑन्स, देन एरा, इसके अंदर पीरियड, पीरियड के अंदर इपॉक, इपॉक के अंदर एजेस, ठीक है। अब इपॉक का क्वेश्चन है कि इपॉक का सही क्रोनोलॉजी क्या है। पीरियड टू दो तरीके के होते हैं, टर्शरी पीरियड एंड क्वाटरनरी पीरियड। उसके अंदर ईपॉक्स होते हैं। तो ईपॉक्स का सही जो क्रोनोलॉजी है वो है पेलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड पेलियोसीन, ठीक है। ये अराउंड 63 मिलियन ईयर्स अगो पेलियोसीन स्टार्ट हो गया था। ये इसका पीरियड है 5 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर सन विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सबसे पहला जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है ये तो हमें पता है सन है, ठीक है। इसके बाद सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? वेगा, सीरियस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ऑप्शंस की वजह से, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी एंड अल्फा सेंचुरी दोनों इंटरचेंज्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सबसे क्लोजेस्ट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्लोजेस्ट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसके ऊपर आते हैं अल्फा सेंचुरी, अल्फा पी, अल्फा ए एल, अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी के भी दो टाइप हैं, ए बी सी, ठीक है। और यही क्रोनोलॉजी है उसकी। तो अगर अर्थ यहाँ पे है, सन समवेयर यहाँ पे है सन, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे क्लोजेस्ट है, जिसको अल्फा सेंचुरी सी भी बोला जाता है। तो कई बार अल्फा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी दोनों को इंटरचेंजली यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉक्सिमा सेंचुरी सही आंसर है और अल्फा सेंचुरी सी भी बोला जा सकता है इसको। विच इज़ ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्या होगा? कोई भी चीज़ ब्राइट क्यों दिखती है? ब्राइट इसलिए दिखती है क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन हाई होता है, ठीक है। तो वीनस इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट। इसका जो एटमॉस्फेयर है, उसके एटमॉस्फेयर में वाइट क्लाउड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वाइट क्लाउड्स हाई रिफ्लेक्शन करते हैं सनलाइट की, उसकी वजह से ये वाइट ज़्यादा ब्राइट दिखता है, ठीक है। वीनस को और क्या फैक्ट्स हैं वीनस के? वीनस को ट्विन प्लैनेट बोलते हैं, अर्थ का ट्विन। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी क्लोज है अर्थ की साइज से, ठीक है। ट्विन प्लैनेट या फिर सिस्टर प्लैनेट। देन इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, क्योंकि हाई, बहुत ज़्यादा हाई ब्राइटनेस की वजह से। फिर इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और बाकी मैक्सिमम का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। वीनस और यूरेनस का सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट है, और अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। इंटीरियर प्लैनेट्स के अंदर आता है वीनस। पल्सर आर स्टार मूविंग टूवर्ड्स अर्थ, स्टार मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, रैपिडली रोटेटिंग स्टार, स्टार विथ हाई टेम्परेचर।
इट इज़ रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है, पल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप, डैश इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस, ठीक है। अभी बताया था कि पहली बात तो एजेंट्स की बात आ गई यहाँ पे, ठीक है, और फिर वियरिंग अवे, अवे मतलब एक जगह से दूर ट्रांसपोर्ट होके जाएंगे, ठीक है, तो ये होंगे इरोजन। अगर XC2 लोग, ये XC2 प्रोसेस है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है, एजेंट्स की हेल्प लेके ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है। अगर ये ऑन साइट प्रोसेस है तो वेदरिंग, ठीक है, इन सीटू होती तो वेदरिंग। विच ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबको पता है ये बात, तो बेसिक क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है सहारा। कहाँ पे मिलता है ये? अफ्रीका में, है ना, सॉरी। इस वाले रीजन में सहारा डेजर्ट मिलता है, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, नाइजर, इजिप्ट, इन सब रीजन्स में मेजरली सहारा डेजर्ट मिलता है, सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्ड माउंटेन मिलेंगे, एटलस माउंटेन्स। अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा न्यूज़ में ये रीजन है, साहेल रीजन। साहेल इज़ सेमी एरिड रीजन ऑफ सहारा, ठीक है, सेमी एरिड। और साहेल रीजन नाइजर और फ्रांस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। उसके बाद कौन से हैं? गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट मंगोलिया, मंगोलिया के साथ हमारी एक एक्सरसाइज भी चलती है, नोमैडिक एलिफेंट, तो मंगोलिया एंड चाइना, ठीक है, पार्ट ऑफ इट इज़ इन चाइना ऑल्सो। फिर थार इंडियन डेजर्ट है, टकला मकान डेजर्ट, फनी नेम, चाइना में है ये, ठीक है, टकला मकान डेजर्ट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर कौन सा नहीं है? अर्थक्वेक, फ्लड्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या वॉल्केनिक एक्सप्लोजन, ठीक है, ये सबको पता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के पीछे कौन सा फिनोमिना फॉलो होता है? क्या आप ये मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो? न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, क्या फॉलो होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी, सुनामी का मेन कॉज क्या है? इज इट वॉल्केनो, साइक्लोन, अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस और ग्रेविटेशन ऑफ मून, ठीक है, ग्रेविटेशन ऑफ मून तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस, ठीक है, जैसे कि अपना 2004 26 दिसंबर के टाइम पे इंडिया में एक डेवेस्टेटिंग सुनामी आई थी। इस सुनामी में जो अपना चेन्नई कोस्ट में सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, उड़ीसा, इस पार्ट में, और इसका जो अर्थक्वेक का फोकस था वो यहाँ के सुमात्रा आइलैंड के पास था, ठीक है। अर्थक्वेक का जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो पॉइंट होता है जहाँ से वेव्स, PSL वेव्स जनरेट होती हैं, उसको बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर, और इसके टेंजेंशियल लैंड पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। तो ये एपी सेंटर एंड फोकस जो है ये अपने सुमात्रा इंडोनेशिया के पास था, और यहाँ से जो वेव्स को पुश किया इस अर्थक्वेक ने, उसकी वजह से इंडियन ओशन पे सुनामी आई थी, ठीक है। तो सुना अर्थक्वेक इज मेजर कॉज बिहाइंड एनी सुनामी। ब्रिज में नाइट इज अ ब्रिज ऑन द रिवर थेम्स, नेम ऑफ अ गेम, नेम ऑफ अ गेम होगा तो क्यों पूछा जाएगा ज्योग्राफी में, ठीक है, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, ठीक है। म्यूजिक होगा तो फिर क्यों ज्योग्राफी में पूछा जाएगा? अर्थ्स मोस्ट एबेंडेंट मिनरल, एक्चुअल में अर्थ्स मोस्ट एबेंडेंट मिनरल है ये जो ब्रिज में नाइट है, ये मैग्नीशियम सिलिकेट, सिलिकेट का नाम है, और मैग्नीशियम सिलिकेट, सीमा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये बहुत ज़्यादा मिलता है इंडिया में, वन ऑफ द मोस्ट एबेंडेंट मिनरल। लेकिन क्या ये मोस्ट एबेंडेंट है? अगर पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा एबेंडेंट मिनरल बोलेंगे तो आयरन है, अराउंड 34%,
ठीक है, 34% आयरन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट्स कैसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इसकी थ्योरी किसने दी थी? एल्फ्रेड वीगनर, एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि कॉन्टिनेंट्स कैसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, द वर्ड आइसोनेप रिप्रेजेंट द लाइंस ऑफ इक्वल क्लाउडीनेस। ठीक है, इक्वल क्लाउडीनेस को बताते हैं आइसोनेप। इक्वल सेलेनिटी को क्या बताते हैं? आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन। इक्वल रेन को क्या बताते हैं? आइसोहाइट, HYET। आइसोबार, आइसोबार इक्वल प्रेशर। इमेजिनरी लाइन है जो इक्वल अमाउंट ऑफ क्लाउड डेंसिटी या इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल या इक्वल अमाउंट ऑफ सेलेनिटी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको बोला जाता है आइसोहेलाइन, आइसोहाइट, आइसोबार, आइसोनेप। ठीक है, which of the following scientist had proven that every planet has an elongated path? ठीक है, किस साइंटिस्ट ने ये बताया elongated path का? इट इज कैपलर। कैपलर ने प्लानिटरी मोशन पे 3 मेजर लॉज दिए हैं। इन्होंने बताया है कि इस तरीके से एक इलिप्टिकल पाथ में जिसकी 2 फोकाई होंगी, इस फोकाई में से एक फोकाई पे अपना सन रहेगा और इस इलिप्टिकल पाथ में कोई भी प्लैनेट मूव करेगा अराउंड द सन, रेवोल्यूशन करेगा अराउंड द सन। ठीक है, और ये इलिप्टिकल पाथ, और इसके बारे में बताया है इलोंगेटेड पाथ के बारे में कैपलर ने। ठीक है, कॉपरनिकस ने ये बताया था, कॉपरनिकस ने ये बताया था कि सन जो है ये स्टेशनरी है और इसके अराउंड अर्थ मूव करता है। पहले ये धारणा थी, पहले ये मान्यता थी कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी और हमारे अर्थ के अराउंड सन रोटेट करता है या रेवोल्यूट करता है। लेकिन कॉपरनिकस ने बताया था कि सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम और बाकी सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ उसके अराउंड रेवोल्यूट करता है। गिव द नेम ऑफ अप फोल्डेड रॉक। अप फोल्डेड रॉक का नेम बताओ। ठीक है, इसका नाम है, फोल्डिंग तो ऐसे होती है, ठीक है, और इसमें जो अप फोल्डिंग है ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट अप फोल्डिंग है, इसको एंटिक्लाइन बोलते हैं। और जो डाउन फोल्डिंग वाला पाथ है इसको बोलते हैं सिंक्लाइन। ठीक है, तो एंटिक्लाइन, एंटिक्लाइन की लाइन जोड़ेंगे। ठीक है, ये अप फोल्डिंग वाला रीजन है, सो क्रेस्ट लाइन बोल सकते हैं। Which of the following statement are correct? Excuse me. Which of the following statement are correct? Epirogenetic movements are caused by tensional force. Orogenic movements are caused by compressional forces. Orogenic movements are continent building movement. ये जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक है, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें डायस्ट्रोफिज्म करके हम पढ़ते हैं। बेसिकली 2 तरीके फोर्स होते हैं। एपिरोजेनिक फोर्सेस होते हैं, वो होते हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, और जो ओरोजेनिक फोर्सेस होते हैं इसको बोलते हैं माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। अगर आपने ओरोग्राफिक रेनफॉल सुनी होगी, ओरो मतलब माउंटेन, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल की तरह ही ओरोजेनिक मूवमेंट्स है ना, और ओरोजेनिक मूवमेंट, तो इनका कुछ मूवमेंट होता है अर्थ का इंटीरियर से। ठीक है, इंटीरियर की वजह से ये, और उसकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। तो एपिरोजेनिक मूवमेंट कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स है, ठीक है, जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से बनते हैं। तो ये टेंशनल फोर्स गलत है। ठीक है, एपिरोजेनिक मूवमेंट है जो कि कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस हैं, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से बनते हैं। फिर ओरोजेनिक मूवमेंट, ओरोजेनिक को क्या बोलते हैं? माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, इज कॉज्ड बाय कंप्रेशनल फोर्सेस, ये बात सही है।
इसमें ओरोजेनिक मूवमेंट में कंप्रेशनल फोर्स की वजह से फोल्डिंग होती है माउंटेन की, इसलिए फोल्ड माउंटेन बनते हैं। अगर ये टेंशनल फोर्स लगेंगे तो ब्लॉक माउंटेन बनेंगे, ठीक है। तो कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्स दोनों आ सकते हैं, तो ये बात सही है। ओरोजेनिक मूवमेंट आर कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग तो एपिरोजेनिक है, ओरोजेनिक तो माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेज है, ठीक है। तो ये बात भी गलत है, ओनली टू विल बी आवर आंसर, ठीक है। When river is overloaded with fine sediments and river water is lighter, the sea water, which type of delta is formed? काफ़ी इन डेप्थ का क्वेश्चन है। जनरली इस तरीके में बर्ड फुट डेल्टा बनते हैं। बर्ड फुट डेल्टा कैसे होते हैं? ऐसे रिवर है, यहाँ पे अपना ओशन है, इस तरीके से रिवर के सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, दिख रहा है। ये डेल्टा मिसिसिपी रिवर में ज़्यादातर दिखता है। मिसिसिपी रिवर कहाँ पे? यूएसए, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, ठीक है। तो मिसिसिपी रिवर में बर्ड फुट डेल्टा दिखता है। एरेटिस आर शार्प रिजेस विच डेवलप बिटवीन एडजेसेंट, शार्प रिज होती है और ये किस एडजेसेंट के बीच में मिलती है? इट इज सर्क। ये एक ग्लेशियर से बनने वाले लैंडफॉर्म्स का क्वेश्चन है। सर्क क्या होता है? एक ग्लेशियर है, ठीक है। इसमें इस वाली साइड में ग्लेशियर की आइस के फ्लो होने की वजह से ऐसे हॉर्स शू शेप्ड हॉलो हो जाता है, ठीक है। इस हॉलो इधर से क्या बोलते हैं, जो आइस है ये फ्लो कर जाती है नीचे और एक हॉलो हो जाता है। इसको हॉर्स शू शेप्ड भी बोल सकते हैं या फिर आर्म चेयर शेप्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरीके का जो हॉलो है ये किसी दो साइड एडजेसेंट दो साइड पे हो जाए, जिसकी वजह से ये नाइफ एज शेप्ड शार्प एज जो ये दिखेगा, ठीक है, इसको बोला जाता है एरेटे। और ये जो जोग्राफिकल फॉर्मेशन हुआ है इसको बोला जाता है सर्क, ठीक है। अगर ये तीन बनेंगे तो पिरामिडल पीक बन जाते हैं, ठीक है। तीनों साइड में बनेगा तो ये पीक अलग से दिखेगा जिसको पिरामिडल पीक या हॉर्न बोला जाता है, ठीक है। ये ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में हमने पढ़ा है। रॉच माउंटेन ये भी ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में है कि ग्लेशियर कैसे मूव करते हैं, उसके बीच में अगर कोई माउंटेन्स आएगा तो इस तरीके से ग्लेशियर मूव करते हैं, तो यहाँ से एब्रेशन की वजह से इस तरीके का कोई लैंडफॉर्म बनता है, ठीक है। मेडिकल मोरेन्स, इट इज़ मीडियल मोरेन्स। मीडियल मोरेन्स, मोरेन्स ये सेडिमेंट्स होते हैं जो कि ग्लेशियर्स के अंदर होते हैं। जब वो मेल्ट करते हैं तो सेडिमेंट्स छोड़ते जाते हैं, तो ये मीडियल मोरेन्स डिपोजिशन होता है उसके पाथ पे, ठीक है। यू शेप्ड वैली, ग्लेशियर्स के मूव करने की वजह से जो वैली बनती है उनको यू शेप्ड वैली बोलते हैं। तो आंसर सर्क है ए। sequential landform occurs sequential landforms occurs in orderly sequences following the initial landform made made by the agents of land surface reduction, ठीक है। एक्चुअली सिक्वेंशियल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? दो तरह के लैंडफॉर्म होते हैं। एक होते हैं इनिशियल लैंडफॉर्म, इनिशियल लैंडफॉर्म होते हैं जो कि वॉल्केनोज या फिर इनिशियली बने जाते हैं। प्राइमरी लैंडफॉर्म बोलते हैं जो कि आइदर वॉल्केनो से बनते हैं या फिर फॉल्टिंग से बनते हैं, ठीक है। इन सब से बनने वाले लैंडफॉर्म को इनिशियल लैंडफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अगर इनिशियल लैंडफॉर्म को इरोजनल प्रोसेस हो, डेन्यूडेशनल प्रोसेस हो, एक्सोजेनिक फोर्सेस एम्प्लाई करें और उसकी वजह से उनमें वियर एंड टीयर की वजह से कोई लैंडफॉर्म बने तो उसको सिक्वेंशियल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। यही ये पॉइंट बोल रहा है, द ऑर्डरली सीक्वेंसेस फॉलोइंग द इनिशियल लैंडफॉर्म मेड बाय द एजेंट्स, इरोजन के एजेंट्स ऑफ लैंड सरफेस रिडक्शन, ठीक है। लैंड सरफेस के रिडक्शन की वजह से जो लैंडफॉर्म बनेंगे उसको बोलेंगे सिक्वेंशियल लैंडफॉर्म्स। शील्ड बिलोंग टू
ये भी थोड़ा सा डेप्थ का क्वेश्चन है कि शील्ड जो है, शील्ड क्या होता है? शील्ड होता है इग्नियस रॉक, ठीक है। स्टेबल इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन किसी एक जगह पे बहुत बड़ी जगह पे हो जाता है, कई बार इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स भी दिखते हैं। तो वो कौन से एरा में बनता है? वो प्री कैम्ब्रियन एरा में बना है। अगर आपने कैनेडियन शील्ड का नाम सुना होगा, कैनेडियन शील्ड, या फिर इंडियन शील्ड जिसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी? इसको कार्लडेरा लेक बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कार्लडेरा लेक, कार्लडेरा लेक, ठीक है। लेक बुल्डाना भी, लेक लेक लोनार जो कि बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र में है, कार्लडेरा लेक का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। केमिकल वेदरिंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग के दो तीन तरीके के होते हैं, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, या फिर केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग हम देख चुके हैं, इंस्यूटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन एक्शन ये सब होता है। सॉल्यूशन और भी बहुत तरीके के एक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। सॉल्यूशन एक्शन की वजह से होता है, और ये कौन सी जगह पे मिलता है? जहाँ पे रेन वाटर या अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ठीक है। तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में, ह्यूमिड जो रेन वाटर है वही अंडरग्राउंड वाटर बन के इरोजन करता है और लैंडफॉर्म्स बनाता है, जैसे कास्ट टोपोग्राफी में बनने वाले लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, लाइमस्टोन प्रेवेलेंट लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, जैसे कि स्टेलेक्टाइड, सिंक होल, स्टेलेगमाइट, केप पिलर, ये सब इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग से बनने वाली लैंडफॉर्म्स हैं। व्हाट आर द इमेजिनरी लाइन टचिंग बोथ द पोल्स ऑफ द अर्थ? ठीक है, बोथ द पोल्स ऑफ द अर्थ को टच करने वाली इमेजिनरी लाइंस को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। The final boundary between the earth and the outer space is called, it is called मैग्नेटोपॉज, ठीक है। अर्थ के बाहर इसको मैग्नेटोपॉज बोलेंगे, और यहाँ पे आउटर स्पेस आएगा। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अब अगले अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।